हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में 12th में हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के विषय में बताया था। आज हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो क्लिप में आपने पढ़ा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो समतुल्य धारिता होती है वो किसी एक संधारित्र के धारिता से भी कम हो जाती है। उसमें हमने एक एग्जाम्पल देकर के भी बताया था। जैसे 5-5 माइक्रोफैरड के 20 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड के स्थान पर 1/4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की समतुल्य धारिता किसी एक संधारित्र की धारिता से कम हो जाती है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में आगे आप देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है उसको आज हम देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने 1, 2, 3 संधारित्र हैं जिनको हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़े हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का पहला प्लेट, जैसे पहले संधारित्र का ये पहला प्लेट, दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट और तीसरे संधारित्र का एक पहला प्लेट एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह से देखिए, एक बिंदु पर तीनों संधारित्र के पहले पहले प्लेट को ऐड कर दिया गया और दूसरे प्लेट को पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट और तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट, तीनों को एक बिंदु पर अलग जोड़ दिया गया। अब इस बिंदु को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया और इस बिंदु को अर्थ से जोड़ दिया गया। या परिपथ में कह लेते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत स्रोत आरोपित कर दिया गया। ये पॉइंट अर्थ से और ये पॉइंट फेस से। आप जानते हैं विद्युत स्रोत में या तो प्लस माइनस होता है या तो अर्थ फेस होता है। तो इस पॉइंट को अर्थ से और इस पॉइंट को फेस से, या कह लें इस पॉइंट को माइनस से और इस पॉइंट को प्लस से जोड़ देते हैं। अब विद्युत स्रोत से जोड़ने के पश्चात धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और जब धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है तो इन तीनों प्लेटों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है या आवेश जुड़ जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी संधारित्र के प्लेट पर जो आवेश की मात्रा होती है उसकी धारिता के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी जिसकी धारिता होगी उसी के अनुपात में उस पर आवेश होगा। तो C1 धारिता पहले संधारित्र की है तो इस पर अलग आवेश Q1 होगा। C2 धारिता दूसरे संधारित्र की है तो इसके प्लेट पर Q2 आवेश दूसरा होगा और C3 धारिता तीसरे संधारित्र की है तो इसके प्लेट पर Q3 धारिता अलग होगा। अब तीनों संधारित्र पर यदि आवेश प्लस है, इस पर भी आवेश प्लस है, इस पर भी आवेश प्लस है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे प्लेट पर ये सामने माइनस आवेश क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा और इसके अपोजिट तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा इस तरह से। लेकिन जब हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं तो सारे के सारे धन आवेश अर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अपार स्रोत होता है। तो सारे प्लस आवेश यहाँ के इलेक्ट्रॉन से मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस प्लेट पर Q2 आवेश है प्लस और इस प्लेट पर माइनस आवेश प्रेरित हो गए इस तरह से और प्लस आवेश इधर प्रेरित हो गई। लेकिन ये भी प्लस आवेश इस अर्थ से जुड़ा हुआ है तो सारे के सारे प्लस आवेश अर्थ के इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से इस पर भी माइनस आवेश होंगे इस तरह से और यहाँ के प्लस आवेश जो होंगे वो इधर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्लेट पर धन आवेश और इस प्लेट पर ऋण आवेश, इस प्लेट पर धन आवेश, इस प्लेट पर ऋण आवेश, इस प्लेट पर धन आवेश और इस प्लेट पर ऋण आवेश हो जाते हैं। तो जितना Q1 इस पर धन आवेश होता है उतना ही Q1 इस पर ऋण आवेश होता है। जितना Q2 इस पर धन आवेश होता है उतना ही Q2 इस पर ऋण आवेश होता है और जितना Q3 इस पर धन आवेश होता है उतना ही Q3 इस पर ऋण आवेश होता है। यानी तीनों संधारित्र के प्लेट बराबर परंतु विपरीत आवेश से आवेशित हो जाते हैं।
ये इतना हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे इन तीनों संधारित्र का कंबाइंड धारिता या समतुल्य धारिता को निकालते हैं। तो इस समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं उनके विषय में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 एवं C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें सभी संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु पर तथा दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं एवं दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत स्रोत आरोपित करते हैं। यदि विद्युत स्रोत द्वारा आरोपित विभवांतर भी हो तो सभी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी ही होगा। आप जानते हैं कि अगर इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्रोत आरोपित किया जाए और वो विद्युत स्रोत भी विभवांतर आरोपित कर दे, इस तरह से भी विभवांतर आरोपित कर दे, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हर उपकरण के बिंदुओं के बीच समान विभवांतर हो जाता है। तो तीनों संधारित्र हैं उनके प्लेटों के बीच विभवांतर यहीं भी होगा। ठीक, आप क्या लिखेंगे? यदि विद्युत स्रोत द्वारा संधारित्र के प्लेटों को आवेश क्रमशः Q1, Q2 एवं Q3 दिया गया हो तो पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? Q1 बराबर C1 इंटू V, और दूसरे संधारित्र के लिए Q2, दूसरे संधारित्र के प्लेट पर Q2 आवेश है और इसकी धारिता C2 है और प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। तो C2 में V से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 निकल कर आएगा। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 इंटू V। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। ये हो गया हमारा तीनों संधारित्र के प्लेटों पर जो आवेश Q1, Q2, Q3 था उसका संबंध C1, C2 और C3 से। अब अगर तीनों संधारित्र की जगह एक संधारित्र लगा दिया जाए, केवल एक संधारित्र हो जिसकी धारिता कितनी हो? C हो, तो अगर धारिता C है और वहीं विद्युत स्रोत लगा हुआ है तो उसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर एक संधारित्र रखा जाए जिसकी धारिता C हो तो C, C1, C2 एवं C3 का समतुल्य धारिता होगी। अब एक संधारित्र कोई लगा हुआ बॉक्स में, इसको बंद कर दिए और मान लिए कि कोई एक संधारित्र लगा हुआ है, तो उस संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्या होगा? मान लेते हैं Q आवेश हो और उसकी धारिता C हो, तो क्या हो जाएगा? यदि इस एक संधारित्र के प्लेट पर, जैसे अब यहाँ से विद्युत स्रोत से आवेश चला, ये आवेश Q1, Q2, Q3 में बटा। अगर एक ही संधारित्र होता तो पूरा का पूरा आवेश Q एक ही संधारित्र पर जाता। तो ये जो आवेश यहाँ से Q चला, ये आवेश Q1, Q2, Q3 में बटा। अगर एक संधारित्र होता तो ये पूरा का पूरा आवेश उसी पर चला जाता। तो ये Q क्या है? Q1, Q2, Q3 का जोड़ हो गया। संधारित्र के प्लेट पर आवेश Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर एक संधारित्र है तो इस विद्युत स्रोत द्वारा पूरा का पूरा आवेश Q उसको दिया जाएगा। तीन संधारित्र है तो यही Q आवेश तीनों संधारित्र पर Q1, Q2, Q3 में बढ़ जाएगा। तो यही Q जो है ये Q1, Q2, Q3 में बढ़ रहा है। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब चूंकि हम इस एक अंतिम संधारित्र की धारिता को C लगाए हैं और इसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी भी। तो सी भी इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। क्यों? क्योंकि सिंगल संधारित्र जो बाद में लगाया गया उसकी धारिता C है और उसके प्लेटों के बीच यही विभव लगेगा भी और आवेश Q है, तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू सी भी लिखेंगे। तो Q की जगह क्या लिख दिए, सी भी लिख दिए। अब भी जो है सब में कॉमन है, सी भी इक्वल टू भी कॉमन लेकर के C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हो गया। और भी यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो सिंगल संधारित्र अंत में लगाए हैं जिसकी समतुल्य धारिता C है वो C1 C2 C3 के बराबर है। यानी इन तीनों की जगह अगर एक संधारित्र लगा देते हैं तो उसकी धारिता जो होगी वो तीनों संधारित्र की धारिता के जोड़ के बराबर होगी। तो इसका मतलब यह है कि चाहे ये 3 संधारित्र लगाएं चाहे एक संधारित्र लगाएं, ये 3 संधारित्र उसी एक संधारित्र का काम करेगा। यानी उस एक संधारित्र की धारिता इन तीनों संधारित्र की धारिता के योग के बराबर हो जाएगा। तो अंत में रिजल्ट के रूप में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता C सभी संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। जैसे 3 संधारित्र हो, पहले की धारिता 2 हो, दूसरे की धारिता 3 हो और तीसरे की धारिता 5 हो, तो ऐसी स्थिति में तीनों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो पूरी धारिता जो C होगी वो 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 5 5 10 माइक्रोफेराड। अगर लिखे तो माइक्रोफेराड हो जाएगा। ठीक, तो सीधे समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिताओं को सीधे जोड़ देते हैं, वहीं रिजल्टेंट धारिता हो जाएगी, वहीं समतुल्य धारिता हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे अगर 3 संधारित्र, अभी तो हम 3 संधारित्र लिए थे, यदि 3 संधारित्र की जगह n संधारित्र हो जिसकी धारिता है क्रमशः C1 C2 C3 डॉट 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 करके Cn हो, तो क्या होगा, यदि समांतर क्रम में n संधारित्र और उनकी धारिताएं C1 C2 C3 डॉट 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 Cn हो तो समतुल्य धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn हो गया। ठीक, ये हो गया एक ठो। और आगे यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्र की धारिता एक समान हो, यानी C1 जितना हो उतना ही C2 हो उतना ही C3 हो, या कह ले कि सभी संधारित्र की धारिता केवल C हो, तो क्या लिखेंगे कि यदि सभी संधारित्र की धारिता एक समान C हो तो अब समतुल्य धारिता C न लिख करके C डैश लिखेंगे। तो समतुल्य धारिता C डैश इक्वल टू C1 की जगह C प्लस C कितनी बार, C n बार। अब क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे C डैश इक्वल टू n इंटू C। ये एक ठोर बन गया। यानी एक संधारित्र की धारिता अगर 2 माइक्रोफेराड है और 10 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो पूरी धारिता क्या हो जाएगी, C डैश आपसे पूछा जा रहा है, n का मान है 10 और एक संधारित्र का मान है 2, तो क्या हो जाएगा 20। अगर माइक्रोफेराड है तो माइक्रोफेराड। तो ये इस तरह से हम बराबर धारिता वाले n संधारित्र को अगर समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं तो समतुल्य धारिता n इंटू C हो जाएगी। और यदि n संधारित्र जिनकी धारिताएं अलग अलग है C1 C2 C3 C4 डॉट 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 Cn है तो उनकी समतुल्य धारिता C इक्वल टू सबको एक साथ जोड़ देंगे। और आप एक रिजल्ट और देखें कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की समतुल्य धारिता डायरेक्ट अगर जुड़ रही हैं तो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक मजबूत रिजल्ट निकल के आता है कि समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने से धारिता क्या होती है, बढ़ती है, जबकि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने से धारिता क्या होती थी, घटती थी। तो एक रिजल्ट और आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि संधारित्र की धारिता ज़्यादा हो और हमको कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो अधिक धारिता वाले संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता क्या होती है, कम होती है। और यदि कम धारिता का संधारित्र है और हमको अधिक धारिता का संधारित्र बनाना हो तो ऐसी स्थिति में उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे,
क्योंकि कम धारिता के संधारित्र को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ते कैसे हैं और उनकी समतुल्य धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है। तो इस तरह से हमने समांतर क्रम संयोजन को आज देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।